आता है पहले दिन तो उसका ये ख्याल होता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। क्यों जी जर्ग साहब, आपके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई थी, वो इसी लिहाज से थी कि आप कह रहे थे कि कोई वजह नहीं मुझे मालूम कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और क्या अब आपको 2-3 दिन के बाद समझ आई कि जो आप कह रहे थे कि बिला वजह दाखिल कराया है दुनिया में, मैं उन फैमिली मेम्बर्स को या वालिदैन को मिलना चाहूँगा जो कि बिला वजह अपने बच्चों को किसी अस्पताल पहुँचा दे बिला वजह। कोई मुझे किसी तरीके से कोई लॉजिक दे दें कि किसी माँ बाप को बैठे बैठे ख्याल आए कि यार वैसे बड़ा मज़ा आएगा अगर अपने बच्चे को किसी रिहैब में छोड़ आए, और वो भी इस तरीके से कि टीम आए और उनको लेके जाए। यार ऐसे अजियत पसंद वालिदैन कहाँ रहते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत देर से आए, आना था आ नहीं सके, कदम मन मन के हो रहे थे, बहुत देर से आए और चारों तरफ देखते हुए आए कि कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे में वो वालिदैन किधर रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं जिनको बड़ा शौक है अपने बच्चों को रिहैब में बिला वजह भिजवाने का? अगर हमें उस इलाके का पता चल जाए तो हम फ़ौरन भाग के वहाँ जाएंगे और सारा मसला हल करेंगे कि उनको ये शौक़ क्यों है। ऐसा नहीं शौक़ किसी को होता। ये कितना मुश्किल काम है कि कोई वालिदैन जेन्युइन ज़रूरत के तहत भी जब ये सोचते हैं कि रिहैब जाना है तो चारों तरफ से घर वाले कहना शुरू हो जाते हैं कि ना 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 ठीक हो जाएगा, कल कसम खादी मेरे सामने उन्हें, और ये मसला हल हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। कोई आप में से ये कहानी बताना चाहेगा कि रिहैब तक जाते हुए, डॉक्टर तक जाते हुए कितनी देर हो जाती है? जी, क्या रुकावटें हैं जो आप कवर करते हैं ताकि इन बच्चों को पता चल जाए कि शौक़ नहीं है हमारे वालिदैन को कि टीम में और वो उठा के ज़बरदस्ती रिहैब में जाके तो छोड़ आए। ऐसे वालिदैन, ऐसे जालिम वालिदैन किधर रहते हैं? जी बताइए। अच्छा मुझे बताइए, क्रिस्टल मेथ आप करते हैं, आप में से किसी को पता है कि पैरानोया या शक की बीमारी का क्रिस्टल मेथ से कितना ताल्लुक़ है? पैरानोया जो है एक बीमारी की देन है कि जो बीमारी है क्रिस्टल मेथ की, कोकेन की, रिटालिन की, इससे पैरानोया, चरस से पैरानोया दूसरी किस्म का, शराब से पैरानोया तीसरी किस्म का। पैरानोया एक एडिक्शन की निशानी है जो कई ड्रग्स की वजह से पैदा होता है। तो मुझे ये बताइए कि ये बात कि उन्होंने नहीं कहा तो फिर आप नशा करना शुरू हो गए, तो फिर जिस बंदे ने ये आइडिया बनाया हो कि जिस दिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी उस दिन से मैंने नशा करना शुरू कर देना है, तो मुझे बताइए कि उस बंदे के नशा करने में कितनी देर है? उस बंदे के तो नशा करने का जो है हर वक्त धड़का लगा रहेगा, और जब घर वालों को हर वक्त धड़का होगा कि ये कहीं नशा ना कर ले तो घर वाले पुलिसिंग करेंगे कि नहीं, पीछे पीछे फिरेंगे कि नहीं? वो कहेगा जी मैंने नमाज़ पढ़ने जाना है तो घर वाले कहेंगे कि हम साथ चलते हैं। वो कहेगा कि मैंने हजामत कराने जाना है तो घर वाले कहेंगे कि हम साथ चलते हैं। वो कहेगा जी वॉशरूम जाना है तो कहते सी दरवाजे दे बाहर खलोवांगे, उन्होंने बस नहीं थी अंदर चले जा। मतलब वो फिर घर वालों का भी काम जो है वो इस तरह शुरू। ये इस तरह स्कूल टीचर बच्चों से बात करते हैं कि कल जो मैंने 3 सवाल पढ़ाए थे आपको तो वो उनके मुझे बताइए कि वो क्या थे, और बच्चे जब नहीं बता पाते तो वो फिर टीचर डांटते हैं। क्या आप टीचर हैं अपनी अम्मी के? मुझे बता दें कि आपकी और आपकी अम्मी की हैसियत में फ़र्क क्या है? वो चले कह रही होंगी नहीं शेयर करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने बादाम खिलाए थे उनको कि उनका हाफजा तेज़ हो जाए, उनको तो आपकी सारी शेयरिंग याद रहे। तो समझने की कोशिश करें कि फॉलोअप आपने तोड़ दिया था, तो जब कोई फॉलोअप तोड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है? जब बताया जाता है कि जनाब जो प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, ये जैसे साइकियाट्रिक इलनेसेस होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जैसे एडिक्शन होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इनका इलाज शुरू होता है, इनका इलाज ख़त्म नहीं होता। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? हर एक को पता है कि इन बीमारियों का इलाज शुरू होता है, इन बीमारियों का इलाज ख़त्म नहीं होता। वो इलाज कई शक्ल में हो सकता है, इंडोर, आउटडोर, फॉलोअप,
मेडिसिन खाना, मेडिसिन के बगैर काउंसलिंग लेना, और वो इलाज हो सकता है हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 6 महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन, पर वो इलाज जारी रहता है। जितने भी इस तरह के डिसऑर्डर है, इलाज शुरू होता है मलेरिया का, ख़त्म हो जाता है इलाज मलेरिया का, ठीक। कोरोना का इलाज शुरू होता है, कोरोना के साथ ही कोरोना का इलाज भी ख़त्म हो जाता है, ठीक। लेकिन डायबिटीज़ का इलाज शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता। एडिक्शन का इलाज शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता। और मुझे इस बात पे कोई फ़ख्र नहीं है, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है। काश मैं कह सकता कि मैं इलाज करूँगा आपकी एडिक्शन की बीमारी का और बिल्कुल आप एडिक्शन से पाक हो जाएंगे, काश मैं ये कह सकता, पर मैं ये कह नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ये सच, ये आपको रोज़ाना कुछ अपने बंदोबस्त करने होंगे, जैसे डायबिटीज़ में करते हैं ऐसे ही एडिक्शन में भी करने होंगे, ऐसे ही ईटिंग डिसऑर्डर में भी करने होंगे, ऐसे ही मोटापे में भी आपको रोज़ाना कुछ इक़दामात करने होते हैं। जैसे रोज़ाना दांत साफ़ करने होते हैं, रोज़ाना शेव करनी होती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने रोज़ाना करनी होती हैं कुछ बीमारियों में। और साइकेट्रिक इलनेसेस जो रेजिस्टेंट होती हैं उनमें भी ये मसला है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे कुछ हो। अगर आपको उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ किया जाता है, वो उसकी शक्लें बदलेंगी। कभी शक्ल ये हो जाएगी कि आपको दवाएं मिल रही होंगी खाने के लिए, कभी टीके लग रहे होंगे, कभी आपको कहा जाएगा दवाएं टीके बंद कर दें, अब आप सिर्फ वॉक करें, परहेज़ करें, लेकिन वो भी इलाज ही होता है। अपने ज़हन को पॉजिटिव रखें, वो भी इलाज ही होता है। 4 पॉइंटेड फार्मूला में से गुजरते रहें, वो भी इलाज ही होता है। लेकिन आप कभी भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि इलाज हो गया। इसलिए दुनिया में ये नहीं कहा जाता कि एडिक्शन से कोई रिकवर्ड होता है, वो रिकवरिंग होता है। शिज़ोफ्रेनिया से रिकवरिंग होता है, डिप्रेशन से रिकवरिंग होता है। ये बात अच्छी तरह से याद रखने की चीज़ है और ये बार बार हम आपको बताते रहते हैं। और आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके। अभी कल ही एक फैमिली मेरे साथ काउंसलिंग में आने वाली है, उनके साथ कुछ टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने फिर आना है मशवरे के लिए। और उन्होंने कहा कि हमारा मरीज़ अरसा 22 साल से शराब पी रहा है और जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो वो शराब नहीं पी रहा, और ये पिछले कई रमज़ान से हम ऐसा ही देख रहे हैं कि वो जब रमज़ान आता है तो वो शराब छोड़ देता है। तो डॉक्टर साहब ये रमज़ान के बाद क्यों शराब पीने लगता है? तो मैंने उन्हें बताया कि जिस वजह से वो शराब छोड़ते हैं, जिस रीज़न से वो शराब छोड़ते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट 30 डेज़ है। हर रीज़न जिसकी एक्सपायरी डेट होती है वो रीज़न कोई बहुत ज़्यादा कारामद नहीं होता। एक रीज़न है कि 30 दिन आपने शराब नहीं पीनी, उसके पीछे एक रीज़न है, वो रमज़ान का रीज़न है। लेकिन अगर आपको सारी उम्र शराब नहीं पीना और सारी उम्र नशा नहीं करना, तो फिर आपको एक रीज़न चाहिए जो सारी उम्र पे लागू होता हो। फिर आपको एक ऐसा रीज़न चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट अनलिमिटेड है। ये सिंपल सी बात है। और आप में से कोई बताएगा कि कौन सा रीज़न ऐसा है जिसकी एक्सपायरी डेट अनलिमिटेड है? वो रीज़न चलता रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे, वो रीज़न रहेगा आपके नशा ना करने का रीज़न। वो कौन सा रीज़न है? कि नशे के लिए अनफिट है। ये एक सिंपल सी रीज़न है कि नशे के लिए अनफिट हैं और वो परमानेंटली अनफिट हैं। जैसे डायबिटिक अनफिट होता है मिठाइयों के लिए और वो सारी उम्र के लिए अनफिट होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक एरर है जिसका आपने जिक्र किया कि मेटाबॉलिक एरर है, वो हमेशा के लिए आ चुकी है। जब आप नशा करेंगे तो आपको मसाइल होंगे, आपकी नशे की डोज बढ़ेगी। जब रीज़न ऐसा होगा कि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो कभी भी ठीक नहीं होगा मसला। जो लोग भी नशा करेंगे उसके आगे चल के इम्कान है कि वो नशे के मरीज़ बन जाएंगे। जब तक वो नशे के मरीज़ नहीं बनते तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ पसमानदा होगी। जब वो नशे के मरीज़ बन जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी तरक्की की तरफ चली जाती है। और नशे का मरीज़ बनने का मतलब ये है कि उनके अंदर एक जिस्मानी ख़राबी पैदा हो गई है जो कि उन्हें नशा करने में मसाइल पैदा करती है। जब वो नशा करते हैं तो वो
जिस्मानी खराबी मैग्नेट की तरह और नशा मांगती है। जब नशा शुरू करते हैं तो आपका इरादा होता है थोड़ा करूँगा, और जब आप थोड़ा नशा करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको ज़्यादा नशा करने को दिल करता है, क्योंकि वो अंदर मैग्नेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, टॉलरेंस बढ़ जाती है, मैग्नेट स्टार्ट हो जाता है और वो नशे की डिमांड करने लगता है, वो नशे की मांग करने लगता है। और जब आप और नशा करते हैं तो उससे फिर टॉक्सिक मैटर्स बनते हैं, जहरीले मादे बनते हैं, क्योंकि जिस्म में नशे के जो मामलात हैं उसको संभालने वाला निज़ाम ख़राब है, तो जहरीले मादे बनते हैं, फिर पैरा होने लगता है, फिर शकूक व शुबात होते हैं। कितने पेशेंट हैं जो कोकेन और आइस का नशा करते हैं और घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ जो है, ये सारी की सारी चीज़ बंदे को पता तक नहीं होती कि मेरे दिमाग नहीं कह सकते कि वो कह सकते हैं। हम कहते हैं कि नो, अगर आपका बच्चा बीमार है आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते, आप उसको गाली गलोच नहीं कर सकते, पर अगर वो आप पे हाथ उठाता है तो इससे पहले कि वो ज़्यादा कोई नुकसान करे आप पुलिस को बुला लें जो उसको समझा दे, और उससे भी पहले बेहतर है कि आप उसको इलाज में डाल दें। ये नौबत आती है कि कोई बच्चा अपने घर वालों पे हाथ उठाता है, और ये कोई वाक़यात मुझे कल से काफ़ी दुख है कि ये वाक़यात मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यानी अचानक एक ही दिन में आपको 3-4 खबरें मिलती हैं। मत मारी जाती है कि बंदा जब परेशान हो जाता है, जब अपने बच्चे हाथों को गले की तरफ ले जाते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है, तो फिर घर वालों की भी मत मारी जाती है, अच्छे भले बंदे की मत मारी जाती है। तो अनहेर बचाते हुए कुछ तो ख्याल किया करें कि वो उठा के ऊपर जाके आपको पिलर के साथ बांधने की कोशिश ना करें। और फिर हमारे कई पेशेंट जो है वो फायरिंग करके घर वालों को मैसेज कन्वे करते हैं कि 1 फायर किया है तो पानी का गिलास चाहिए, 2 फायर किए हैं तो चाय चाहिए, 3 फायर किए हैं तो खाना चाहिए, यानी घरों में इस तरीके से करते हैं। हाँ जी, उठ के बह जाना, मैं मुसलमान हाँ, मैं नमाज पढ़न जाना है, मैं जान दो, मैं फलानी गल करनी, मैं गड्डी तो आनी है, मैं गड्डी तो आन जान दो। मतलब ये इसके पीछे क्या है? मैनू गड्डी तो आन जान दो, मैनू जामत करान जान दो, मैं नमाज पढ़न जान दो, मैं वो फलाना मेरा दोस्त है उन्होंने मिलन जाना है, उन्हें घर बैठे नशा छड़ दिता है, मैं इलाज ना छड्डिया, उसकी बरकत नाल उन्हें घर बैठे छड्डता है नशा, तो मैंने उसको मिलने जाना है, वो अब स्लिपरी नहीं रहा। वो बंदा जो कि इंतहाई स्लिपरी है, उम्र से कोई 2.5 गुना है, उसको मिलने जाना है, वो ये कैसे होता है? हमारे एक मरीज का इलाज होता है, वो यार दोस्त घर बैठे ठीक हो जाते हैं। ये आम सी बात नहीं आपने सुनी, पहले कुछ सुनी सुनाई लगती है ना बात। साढ़े मरीज का इलाज हो गया है, ऐसा मतलब है कि ओदा कोई ना कोई यार जड़ा ना घर बैठे ठीक हो गया। दुनिया में ऐसे मॉडल तो सुने हैं मैंने बहुत दफ़ा कि जो लोग जेल जाते हैं उनको शौक होता है कि हमें जेल की बजाय हमें किसी ट्रीटमेंट सेंटर में जाए। ये ऐसे मॉडल हैं, अगर आप गूगल पे सर्च पे लगाएं कम्युनिटी मॉडल्स या जुडिशरी मॉडल, तो ऐसे तो होता है कि जो जेल में है वो कहते हैं मुझे रिहैब में भेज दें, पर ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मैं रिहैब में हूँ मुझे जेल में भेज दें। इसको अमूमन सेलियंसी कहते हैं, टेक्निकल टर्म इसके लिए सेलियंसी है कि किसी चीज़ की अहमियत सरासर जिसकी अहमियत नहीं होती, किसी चीज़ की अहमियत एकदम से बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे, हत्ता कि बंदा उसके लिए रिस्क लेने के ऊपर भी तैयार हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो शराब नहीं छोड़ते बल्कि वर्जिश शुरू कर देते हैं। उनका ख्याल है कि शराब पी के वर्जिश भी ज़्यादा हो जाती है और शराब पी के वर्जिश करने से उसके नुकसानात भी ठीक हो जाते हैं। वैसे 1 हफ्ते के लिए मैं ट्रायल के लिए इनको भिजवा सकता हूँ, मेरे ताल्लुक है उधर। 1 हफ्ते के लिए, चूंकि यहाँ 25 दिन है, तो 1 हफ्ते का ट्रायल इनको पहले ही जेल का, अगर तो अभी जेल में भेज देते हैं ना 1 हफ्ते के लिए। देखिए आजकल हमारा गवर्नमेंट से ये बातचीत चल रही है कि जो जेल के पेशेंट हैं उसके लिए एक हमने ट्रीटमेंट सेंटर बनाने का इरादा जाहिर किया है, जहाँ पे कम से कम 2000 पेशेंट्स आ सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है वो। और जेल में जो जाएंगे उनको वहाँ इलाज के लिए गवर्नमेंट भिजवाया करेगी। तो मैं उनको कहूँगा कि पहला काम तो हमें सलामी दें कि हमारे एक बच्चे को बहुत शौक़ है, तो 1 हफ्ते के लिए आपको, अच्छा अगर हवालात में भिजवा दें तो गुजारा हो सकता है,
वो तो मैं अभी कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा बारबेक्यू की बात करे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी इंज करना चाहिए है। देखिए बिलिंग वेज के जो 100 दिन हैं, ये तो याद करके सिर्फ ये याद आ सकता है कि स्टेज से हमने ये बात सुनी थी, या हमने वो बात सुनी थी, हमने वो बात सुनी थी, और जो बातें आपको यहाँ स्टेज से बताई जाती हैं और आप उनको बाद में भी देख सकते हैं, आपके पास लिंक होना चाहिए कि आप उसे जब चाहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे बताएं कि जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बताई जाती, इसलिए बंदा नशे में फंसता है। अगर ये बातें स्कूल में बताई जाएं तो कभी वो नशे में फंसे ही ना। अगर पता चल जाए कि किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, किस तरह अपने जज्बात पे काबू पाना है, किस तरह अपने कामों को इनिशिएट करना है, किस तरह दूसरे के जहन में जाके ये जांचना है कि वो क्या सोच रहा है। कभी आपने ये सोचा कि आपकी माँ क्या सोच रही है? आपकी माँ क्या सोच रही होगी? आपके बात से तो लगा कि अभी भी आपको लगता है कि ज्यादती हुई है मेरे साथ। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपकी माँ का दिल क्या बोल रहा है? क्या आपकी माँ ने आपको इसलिए पैदा किया था कि आखिर में आपको ज्यादती करके तो रिहैब में पहुँचाए? इसलिए पैदा किया था आपने? जब ये पैदा हुआ था तो क्या सोचा था आपने? क्या सोचा था आपने? क्या बनाना था आपने इसको? क्या करना था? क्योंकि बच्चा पैदा होता है घर में तो बंदा सोचता है कि मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको एसपी बनाऊंगा, मैं इसको डीसी बनाऊंगा, इसको बिजनेसमैन बनाऊंगा, मैं इसके लिए कारोबार सेट करूंगा। ये सोचते हैं वालदैन। आजकल वालदैन ये सोचने लगे हैं कि बस बड़ा होएगा ना तो इन्हू मैं छड़ के आवांगा, पुलिस के जरिए पहुँचावांगे उथे। आपने कितनी कोशिश की कि आप रिहैब में ना पहुँचे, तो घर वालों ने दर्द दिल के साथ आपको पहुँचाया, शौक़ से नहीं पहुँचाया, फ़ख्र से नहीं पहुँचाया। किसी की मिन्नत की होगी पुलिस के पास जाने में, क्योंकि ये उनका काम नहीं है ये करना, तो आपने कोई मिन्नत की होगी, या किसी को पैसे दिए होंगे, या किसी की सिफारिश लगाई होगी, तो फिर पुलिस ये काम करने पे राज़ी होएगी, वरना तो नहीं होती। ठीक, तो पुलिस की मिन्नत करें। पुलिस तो जायज़ काम नहीं करती, खादी एक काम में जड़ा पुलिस ने तुसी पा देता। तो कितना बेबस किया आपने अपने वालिदैन को, कितना बेबस किया। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपकी माँ क्या सोच रही है? क्या बता सकते हैं आप क्या सोच रही है? कुछ तो आइडिया होगा ना। कोई और बता सकता है कि इस वक्त इनकी वालदा क्या सोच रही है? यकीनी तौर पर बहुत तकलीफ में होंगी, क्योंकि हर माँ पता है क्या चाहती है कहना कि मेरे पुत्र दे नाल दा कोई पुत्र नहीं। हर माँ यह कहना चाहती है कि मेरे पुत्र वर्गा कोई भी नहीं। कहीं ना कहीं फख्र बताना चाहती है, मेरा पुत्र इंज पढ़ता है, मेरा पुत्र अव्वल आंदा है, मेरा पुत्र तो जनाब है तो किड्डियां सोहनियां गल्लां करदा है, कल इन्हें यह गल की, परसों इन्हें इंज किया, एडियां सोहनियां गल्लां करदा है। माओं को ये शौक होता है, बापों को ये शौक होता है बताना कि मेरा पुत्र कैनेडा पढ़ता है। किसी बाप को ये कहने का शौक नहीं होता, लो जनाब बहुत कमाल किया, मैं पुलिस के जरिए अपने पुत्र को चुका के पहुँचाता है विलिंग वेज। इसमें है कोई फख्र की बात? इसमें तो बहुत मुश्किलात हैं कि अपनी औलाद की बदखोई बंदा अपनी बहन से नहीं कर सकता, अपनी सगी बहन से नहीं कर सकता, सगे भाई से नहीं कर सकता। आप में से कितने हैं जो मुझे बताएंगे कि उनके बहन भाइयों को पता है? ज़्यादातर को नहीं पता। मुंह सी लेता है बंदा, मुंह बंद कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइंस कहती है कि झूठ इस मामले में ना बोले, वैसे बेशक बोले, इस मामले में ना बोले, क्योंकि ये इखलाकी मामला नहीं है, ये मेडिकल मामला है। जब हम आपको कहते हैं ना कि अपने नशे के मरीज के हवाले से झूठ मत बोलें, तो हम कोई आपको इखलाकी बात नहीं कर रहे होते, ये खालिसतन मेडिकल बात है। हम साथ अब कहना शुरू हो गए, कितना रिडिकुलस लगता है। हम कहते हैं देखें वैसे बेशक बोल लिया, लेकिन इस बच्चे के मामले में जब मामला आ जाए सामने तो झूठ नहीं बोलना। यानी ये हम क्यों कहते हैं कि वैसे बोल लिया करें? क्यों कहते हैं भला? ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो हम कहते हैं कि वैसे बेशक बोल लिया करें, सिर्फ समझाने की खातर ये गलत बात भी हम मुंह से निकालते हैं। अच्छा वैसे बेशक इधर उधर झूठ बोल लिया करें, लेकिन जब आपके बेटे की बीमारी का मामला आए
तो फिर झूठ नहीं बोलना, फिर आंटी काम करने वाली से नहीं शर्माना, नहीं उसके काम, मतलब आपका तो ये हेडेक ही नहीं है ना, आपका तो हेडेक है उसकी सेहतयाबी। देखिए आपके कुछ फरमाइशी प्रोग्राम हो सकते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका पहला फरमाइशी प्रोग्राम अपने बच्चे के बारे में क्या है, क्यों जी क्या है पहला फरमाइशी प्रोग्राम? तो अगर मैं कहा कि और कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करना तो तुसी की कहोगे? क्योंकि बस काफ़ी है, यही बात है ना। अगर आप मुझे कहते हैं कि जी ये हमारा एक फरमाइशी प्रोग्राम है कि बच्चा हमारा नशे की बीमारी से सेहतयाब हो जाए, तो मैं बोलूँ कि अच्छा होते नहीं कुछ चाहिए, एक कोई फरमाइश पूरी कर सकते हैं। तो साइंस ये कहती है कि अगर आप सच बोलना शुरू कर दें, ये नहीं कि जा के बताना शुरू कर दें लोगों को, पर आपके दिल में ये बिल्कुल खौफ नहीं होना चाहिए कि कोई क्या कहेगा। आपके दिल में एक ही तमन्ना होनी चाहिए कि मेरा बेटा सेहतयाबी की तरफ चला जाए, और उसके लिए शेम से निकलना बहुत ज़रूरी है। वरना आप देखिए वो बच्चा खुद जो कि इस मर्ज में मुब्तला है वो इसको एनकैश कर रहा है। और मैं तो सिंपल सी बात हमेशा कहता हूँ कि ये जो पुरानी कहावतें हैं ना कि सीक्रेट्स कीप रखने चाहिए, राज राज रखने चाहिए, पर्दा डालना चाहिए, ये सारी बातें गलत हैं। ये सारी बातें माजी से ताल्लुक़ रखती हैं, सैकड़ों साल पुरानी है, इनकी कोई वर्थ नहीं है। लेकिन दुनिया में अभी इनका रवाज है कि सीक्रेट्स कीप रखें। मुल्क भी कहते हैं जी सीक्रेट्स रखें, वज़ीर आज़म का हल्फ कहता है कि जी आपने सीक्रेट रखना है। लेकिन याद रखें जिस चीज़ को सीक्रेट रखना पड़ता है वो चीज़ अच्छी नहीं होती, जैसे सीक्रेट रखना पड़ता है। जिस चीज़ को छुपाना पड़ता है, मुझे बताइए कि छुपाना किस चीज़ को पड़ता है और दिखाना किस चीज़ को पड़ता है? नई अंगूठी खरीदे तो कहते पैना कतार दी कतार पे जाओ, पैना कतार दी कतार, मतलब अंगूठी दे, ठीक। अगर जेवर नया हो तो उसके लिए ज़रा, जब दिखाना किस चीज़ को है जो अच्छी चीज़ है, और छुपाना किस चीज़ को है जो कि गलत चीज़। और जब गलत चीज़ को कारपेट के नीचे डाला जाता है तो फिर आप समझ लें कि खाना खराबी का रास्ता हमवार हो जाता है। ये सिंपल सी बात याद रखें। लेकिन मैं वैसे आपको कहता हूँ कि अपने मरीज़ों से बहुत काइंड हो जाएं। जब आप तप जाते हैं तो आप बुरा भला कहते हैं तो ना कहा करें, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे पेशेंट्स के रनअवे की राह हमवार होती है। पेशेंट को जस्टिफिकेशन मिलती है कि अच्छा जे तुसी मेरे नाल एडा भैड़ा बोलते हो तो करांगा नशा, क्योंकि इंसान के अंदर एक जस्टिफिकेशन होती है, जस्टिफिकेशन कि अच्छा जे मेरे नाल तुसी इंज कीता है तो फिर मैं भी जो कर रहा ठीक ही कर रहा, दूसरे को कभी मौका ना दे। जी सिगरेट का नहीं छोड़ता तो इसका मतलब ये है कि ये बात सच नहीं है कि ये अपनी बीवी को वापस लाना चाहता है। अगर ये अपनी बीवी को वापस नहीं लाना चाहता तो बता दें, फिर ऐसे जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो हम नहीं करते, क्योंकि ये बड़ी नेकी की कोशिशें होती हैं। जो किसी की बीवी को और मियाँ को मिलाना, ये बहुत नेकी का काम होता है। और किसी मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे से जुदा करना, ये क्या होता है? हाँ, वो कहते हैं शैतान रोज़ सवेरे पानी के अर्श पर बैठकर अपने चेलों से पूछता है कि तुसी अज की कीता। तो कई कहना मैं चरस पे आई किसी को, कोई कहता मैं शराब पे आई, कोई कुछ कहता, कोई एक कहता है कि जी मैंने आज एक मियाँ बीवी के दरमियान विछोड़ा डाल दिया है। तो उसने उठ के गले लगा लिया, उन्होंने कहा सदके जाऊँ तुम्हारे, तुमने काम किया है, तुम मेरे असल वारिस हो। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है। 2000 बंदों का इलाज हो सकेगा। वो एक जगह है हमारे पास, बहुत इनहेरिटेंस में मिली है मुझे, तो उस जगह को मैं ऐसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसमें मेरी मदद कर रहे हैं तैयब के फादर, कुछ उसमें मसला है तो उसको मसले को हल कर रहे हैं। तो वहाँ इलाज भी फ्री होगा। जेल से लोग आएंगे जिनको कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, और तकरीबन हमारे सारे पेशेंट्स को, हाँ नशा करने वाले कोई, क्योंकि जेल में जाने वालों में से वैसे आधे से ज़्यादा वही होते हैं जिनका ये नशे का मसला होता है। और अगर ना भी हो तो एक दफ़ा जेल जानते हो गोया मसला शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो
जेल में अगर 10 साल की मुद्दत है तो वहाँ वो 2-2.5 साल रहेंगे और कोई मैट्रिक तक तालीम हासिल कर लेंगे। वो जगह ही इतनी बड़ी है कि वहाँ से कोई भाग नहीं सकता, तो भागते भागते ही थक जाएगा। वो काफ़ी वसी जगह होती है। ऐसे जो सेंटर्स होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें भागने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें हर पेशेंट को ये आज़ादी होती है कि अगर वो जेल वापस जाना चाहता है तो शाम से पहले पहले उसे जेल पहुंचा दिया जाए। मतलब वो जेल जाना चाहता है तो शाम से पहले पहले जेल पहुंचा दिया जाएगा और दोबारा फिर वहाँ नहीं आ सकता। इट्स ओनली ए वन टाइम फैसिलिटी। हाँ, लाहौर में महमूद बूटी पे, हाँ महमूद बूटी, ये जो इंटरचेंज है ना रिंग रोड पे, उसके साथ ही है। और उसमें स्ट्रीट एडिक्ट्स भी होंगे और वो भी वन टाइम के लिए आएंगे, ओनली वन टाइम, और कोई टीम जाके नहीं लेके आएगी। वो एक डिफरेंट मॉडल है। ये जो शहजादों वाला मॉडल है, ये शहजादों वाला समझ रहे हैं ना आप, ये जो शहजादों वाला मॉडल है ये भी हम 25 साल से कर रहे हैं, और वो मॉडल जो है वो हमने पिछले 30 साल से कंसीव कर रखा था और अब वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये शहजादों वाला मॉडल है जिसमें हम वहाँ से काम शुरू करते हैं जो बहुत ही एक पीछे का काम है कि एक बंदा राज़ी नहीं है तो पहले उसको राज़ी करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप सिद्ध के दिल से रिस्पेक्ट करके राज़ी करते हैं तो बंदा तेज़ी से राज़ी होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपकी औलाद है, औलाद के जज्बे को समझें। औलाद जो मिलती है ये अल्लाह का बड़ा ख़ास तोहफ़ा है। जब नहीं मिलती तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह कि जब औलाद नहीं मिलती तो कितनी तकलीफ़ होती है, और जब मिलती है औलाद तो बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है और कहता है जी औलाद ना होते ना होना चंगा। तो ये दुखी दिल की एक पुकार होती है, लेकिन औलाद की कदर करनी चाहिए। और कदर का मतलब है कि उनसे सिर्फ प्यार करना चाहिए, और सिर्फ प्यार का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दिया गल्ला मननिया चाहिए। गल्ला मननिया ज़रूरी नहीं, 4 में से 1 मान ले बस काफ़ी है। शुरू से आदत डाल दें। जिस बच्चे को ये सिंपल एक फार्मूला है कि जिस बच्चे की 4 में से आप 1 बात माने पैदा होने के बाद, वो कभी नशा नहीं करेगा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या राज है? 4 में से 1 बात माने कभी नशा नहीं करेगा। अब आप कहेंगे ऐसे जी क्या राज है? हमने तो सारी उम्र अपने बच्चों की बातें मानी ताकि ये नशा ना करें बेचारे, मतलब एना दिया गल्ला मनो। जब भी पेशेंट आंखें बंद करता है तो इनके अंदर इनका बेस्ट फ्रेंड बोलता है। वो जो बेस्ट फ्रेंड बोलता है, जब तक वो खामोश नहीं होता तब तक कोई बात नहीं माननी। और जो बंदा आपके मना करने पे रुक जाता है, यानी कहता है कि मैंने नमाज पढ़ने जाना है, मैंने हजामत कराने जाना है, और आपके मना करने पे वो रुक जाता है, यही वो बंदा है जिसकी पुलिसिंग नहीं करनी। अब आप समझ गए कि पुलिसिंग किसकी नहीं करनी। जो कहता ठीक है जी, जो दे उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला, तो उसकी पुलिसिंग नहीं करनी। जो खड़ा हो जाता है गंडासा लेके और गंडासे को कसने लगता है तो उसकी तो पुलिसिंग होगी। पुलिसिंग तो सिर्फ उसकी नहीं होगी जो कहे कि बस जी जैसे आप कहते हैं ठीक, मेरे गुनाह ही बड़े हुए हैं, मेरे से बहुत कुताहियाँ ही बहुत हुई हैं, मेरे से तो ही बहुत हुई हैं, और आंखों में आंसू आ जाए, बात करे और आंखों में से आंसू आ जाएं। ये वो बंदा है जिसकी पुलिसिंग नहीं करनी। अगर जा यार जिथे तेरा दिल कर दे तू जा। तो अगर आप चाहते हैं कि पुलिसिंग ना हो तो ये एक तरीका है, चाहे फेक करें चाहे मेक करें, ये तरीका है पुलिसिंग से जान छुड़ाने का। हम वैसे पुलिसिंग के हक में नहीं हैं। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।